सो हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट मसल्स, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 है। आई थिंक बीडी चौरसिया का चैप्टर नंबर 4 है और ये उसके कुछ कंसाइज नोट्स हैं एंड दीज आर वेरी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। देखिए कितने से पेजेस में ये पूरा काम हो गया इसका मसल्स का। तो लाइन बाय लाइन आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट टू यू, सो प्लीज़ वॉच टिल एंड बिकॉज इट्स गोना हेल्प यू। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे नोट्स हैं, रियली नाइस। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मसल्स। तो हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं मोस्टली। वन इज़ दी स्केलेटल मसल विच इज़ स्ट्राइटेड, ऑल्सो स्ट्राइटेड भी बोला जाता है। सेकेंड वन इज़ दी स्मूथ और नॉन स्ट्राइटेड। थर्ड वन इज़ दी कार्डियक। और कार्डियक का नेम ही बता रहा है कि दीज आर प्रेजेंट इन दी हार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले वी विल बी स्टार्टिंग विद द स्केलेटल मसल्स, जो कि प्रेजेंट होती हैं इन लिम्स, टंग, बॉडी वॉल एंड इन द बिगनिंग ऑफ द ईसोफेगस। जस्ट इन द बिगनिंग ऑफ द ईसोफेगस, ये बात याद रखनी है क्योंकि ईसोफेगस में कौन सी होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं। तभी तो इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, क्योंकि स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो वॉलेंट्री होती हैं, स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री और कार्डियक भी इनवॉलेंट्री होती हैं। तो स्केलेटल मसल्स पे थे हम, दीज आर अनब्रांच। ठीक है, स्मूथ मसल्स भी अनब्रांच होती हैं, सिर्फ कार्डियक मसल्स ऐसी होती हैं जो कि ब्रांच्ड होती हैं। नाउ स्केलेटल मसल्स की एक खासियत ये है कि दीज आर मल्टी न्यूक्लिएट, बाकी सब यूनिन्यूक्लिएट होती हैं। स्मूथ मसल, कार्डियक मसल्स भी यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। नाउ दीज हैव एक और स्पेशलिटी के ये हैव सार्कोलेमा, बल्कि जो स्मूथ मसल्स हैं उनके पास प्लाज्मा और कार्डियक मसल्स के पास भी प्लाज्मा, तो स्केलेटल मसल्स के पास ही सिर्फ ये चीज़ है। तो ये ऑल्सो, तो स्मूथ मसल्स कहाँ पर हैं, ईसोफेगस में, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, आइरिस, ब्लैडर, अनब्रांच होती हैं, यूनिन्यूक्लिएट और प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। ये चीज़ हमने देख ली। ठीक है, अब कार्डियक मसल्स में क्या है, हार्ट में होती हैं, ब्रांच होती हैं। ये इनका यूनिक फीचर है कि कार्डियक मसल्स आर द ओनली मसल्स जो कि ब्रांच होती हैं, यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंटरकैलेटेड डिस्क होती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कार्डियक मसल्स का फीचर है। ओके, सो नाउ लेट अस कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्राइएटेड और स्केलेटल मसल। सबसे पहले मसल सेल के बारे में इन्होंने बता दिया कि मायोसाइट बोलते हैं मसल सेल को, इसका डायमेंशन दिया है। इट हैज सार्कोलेमा एंड सार्कोप्लाज्म। इनसाइड द सार्कोप्लाज्म देयर आर नंबर ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड मायोफिब्रिल्स। इट हैज आई बैंड्स विच आर लाइट बैंड्स आइसोट्रोपिक एंड डार्क बैंड जो कि ए होते हैं एनाइसोट्रोपिक बैंड्स। ये सब कुछ आपको इस डायग्राम में बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बहुत ध्यान से समझना है, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी बना देगा आपका पूरा। ये देखिए, ये मसल है। ठीक है, मसल को जूम कर लिया हमने। मसल के अंदर पूरा पैक ऑफ फेसिकल्स हैं। ठीक है, ये सब फेसिकल्स मिलकर एक पूरा मसल बनाएंगे। मसल की कवरिंग को एक बार देख लो आप, एपीमाइसियम बोला है ये। ठीक है, फिर इसके अंदर जो फेसिकल्स हैं उनकी कवरिंग को देख लो, पेरीमाइसियम होते हैं। पेरीमाइसियम किस चीज़ की कवरिंग है, मसल फेसिकल्स की। अब ये फेसिकल को जूम कर दिया है, फेसिकल को जूम करके फेसिकल्स के अंदर क्या है, ये मसल फाइबर्स। अब ये मसल फाइबर को जूम करके दिखाया हुआ है। फिर इन मसल फाइबर्स के अंदर ये आपको दिख जाएंगे मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स को जूम करेंगे तो मायोफिब्रिल इज मेड अप ऑफ सो मैनी मायोफिलामेंट्स। ठीक है, तो इससे पहले ये तो आपको क्लियर हो गया कि बहुत सारे मायोफिलामेंट्स मिलके एक मायोफिब्रिल बनाएंगे, बहुत सारे मायोफिब्रिल्स मिलकर एक पूरा मसल फाइबर बनाएंगे, बहुत सारे मसल फाइबर्स मिलकर एक पूरा फेसिकल बनाएंगे और बहुत सारे फेसिकल्स मिलकर एक पूरा का पूरा मसल्स बना देंगे। ठीक है, अब इनकी कवरिंग याद रख लो, एपीमाइसियम पूरा मसल को कवर करता है, पेरीमाइसियम सिर्फ फेसिकल्स को, और एंडोमाइसियम जो है वो मसल फाइबर को करता है। अब आप देख लो, मसल फाइबर में सार्कोलेमा जो उसकी कवरिंग है, उसे सार्कोलेमा जो बाउंड्री एंड सार्कोप्लाज्म उसके अंदर का कंटेंट। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा था। एंड नाउ ये पूरा मायोफिब्रिल दिखा दिया जिसके अंदर मायोफिलामेंट्स हैं। अब मायोफिलामेंट्स में आप कुछ डार्क और लाइट बैंड्स देख सकते हो। ठीक है, इसके बारे में भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। यहीं पर देख लो कि देखो, ये जो पूरी आपका ये जो डार्क बैंड है, ये वाला ए बैंड जो कि हमने अभी पढ़ा था कि एनाइसोट्रोपिक बैंड होता है। ठीक है, ये पूरा आपका डार्क बैंड है। और ये जो लाइट बैंड है इसको आपने क्या बोला है, आइसोट्रोपिक बैंड या फिर आई बैंड। ठीक है, अब आपके डार्क बैंड में आपको ये लाइट शेड जो दिख रहा है, ये लाइट बैंड जो है इसे बोला गया है एच बैंड। एच बैंड के अंदर एक आपको थोड़ा सा और डार्क बैंड दिखेगा, उसको एम बैंड बोल दिया है। ठीक है, पहले इतना क्लियर करो कि ये ए बैंड और ये आई बैंड्स हैं। फिर आई बैंड्स के अंदर ये जो लाइन है, ये इसे जेड लाइन बोला गया है। यहाँ पर आपको सिंपल डायग्राम दिखाया है। ठीक है, तो ये जेड लाइन्स हैं, ये आपका आई बैंड आ गया। फिर ये आपका डार्क बैंड, इसको एनाइसोट्रोपिक ए बैंड बोल दिया।
और ये पूरा जेड लाइन टू नेक्स्ट जेड लाइन मिलकर एक सार्कोमेयर बनाता है, ठीक है, सार्कोमेयर बनाता है। अब इसमें देखो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सब देखो ये कितने पास पास आ गई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये पूरी जेड लाइन कितनी क्लोज आ गई है। फिर देखो ये जो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ चेंज नहीं हुई है, ओनली ए बैंड रिमेन अनचेंज आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन। देखो ए बैंड उतना का उतना है, आई बैंड देखो कितना छोटा हो गया, इसमें बड़ा था, इसमें छोटा, जेड लाइन भी करीब आ चुकी है, बाकी सब कुछ मतलब छोटा छोटा हो चुका है सिवाय ए बैंड के, यानी कि डार्क बैंड के, ठीक है। तो ऐसे मतलब जब रिलैक्स स्टेट में और ये मसल जब कॉन्ट्रैक्टेड है, ठीक है। अब नाउ मसल फाइबर्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि कुछ टाइप के होते हैं। वन इज़ द टाइप वन विच इज़ स्लो, सेकेंड वन इज़ द फास्ट टाइप, सेकेंड टाइप के। तो टाइप वन में ये बता दिया बस, स्लो कॉन्ट्रैक्शन दिखाएगा, रेड कलर का होगा, क्यों? क्योंकि मायोग्लोबिन ज़्यादा होगा। मायोग्लोबिन में हमने मतलब पढ़ रखा है कि हीम प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक हीम कंपाउंड होता है जो कि प्रेजेंट होता है, जो कि हीमोग्लोबिन में भी होता है। दैट इज़ वाई मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन आर रेड इन कलर। तो जहाँ ज़्यादा मायोग्लोबिन वहाँ रेड कलर ज़्यादा। रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स बट पुअर इन फॉस्फोराइलेसिस। इसका उल्टा जो है आपके टाइप 2 में है, ये फास्ट रिएक्शन फेजिक कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे, ठीक है। तो ये फेजिक कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे फॉर लार्ज स्केल मूवमेंट्स के लिए। पेलर होंगे वाइट, क्यों? मायोग्लोबिन बहुत कम है। रिच इन ग्लाइकोजन एंड फॉस्फोराइलेसिस, वो पुअर था फॉस्फोराइलेसिस में, टाइप 2 वाले बहुत ज़्यादा हैं फॉस्फोराइलेसिस में, लेकिन इनका उल्टा हो गया, ये पुअर है माइटोकॉन्ड्रिया में और ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स में, ठीक है। फिर कुछ इंटरमीडिएट फाइबर्स होते हैं जो कि दोनों के बीच की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है, दिस इज लाइक दैट। फिर फेसिकुलर आर्किटेक्चर ऑफ मसल्स में हम आ जाते हैं। तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फोर्स ऑफ द मूवमेंट जो होता है, यानी कितना फोर्स लगाएगी मसल, वो नंबर एंड साइज ऑफ मसल पे ज़्यादा डिपेंड करता है। जो ज़्यादा मस्क्यूलर है, जिसकी मसल ज़्यादा हैं, बड़ी बड़ी हैं, तो उसका जो है फोर्स लगाने की पावर बहुत अच्छी होगी। रेंज ऑफ मूवमेंट यानी कितना हिला सकता है इंसान अपनी मसल को, कितना मतलब फ्लेक्सिबिलिटी जो है पूरी, वो लेंथ ऑफ मसल डिसाइड करेगी। अगर छोटी छोटी सी मसल्स हैं तो इतना अच्छा रेंज ऑफ मूवमेंट नहीं दिखा पाएगी जितना लॉन्ग मसल्स आपकी दिखा पाएंगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ द फेसिकुलाई मसल्स आर, अब देखो फेसिकल्स जो हैं, जो कि हमने अभी यहाँ पे पढ़े थे, ये फेसिकल्स के अरेंजमेंट कुछ पैरेलल होते हैं, कुछ ओब्लीक होते हैं, तो इनके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग मसल्स का कुछ इन्होंने कैटेगराइज किया है। नंबर 1 इज द पैरेलल फेसिकुलाई, जिसमें पैरेलली अरेंज होंगी फेसिकुलाई पैरेलल टू द लाइन ऑफ पुल। इनके कुछ टाइप्स बता दिए हैं कि कॉर्डिलेटरल मसल्स हैं, जैसे कि थायरोहायोइड, थायरोहायोइड, फिर स्ट्रैप लाइक जो कि स्टर्नोहायोइड एंड स्टारसोसिस। एक सेकेंड, यस, तो स्ट्रैप लाइक विद टेंडिनस इंटरसेक्शंस। So then we have the fusiform, biceps brachii, digastric. The range of movement is maximum in such muscles. और ये वाली fusiform में जो है range of movement जो है वो maximum होगा, ठीक है। अब इन सब का डायग्राम्स देख लेते हैं जिससे हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि कॉर्डिलेटरल का था थायरोहायोइड, ये आपको दिख गई थायरोहायोइड मसल, ये जो रेड कलर वाली है, ब्लू के पीछे वाली रेड कलर वाली कॉर्डिलेटरल का एग्जांपल थायरोहायोइड। फिर स्ट्रैप लाइक स्टर्नोहायोइड, ये आपको ये देखो स्ट्रैप लाइक दिख रही है मसल ग्रीन वाली, ये स्टर्नोहायोइड मसल का एग्जांपल आ गया। फिर स्ट्रैप लाइक विद टेंडिनस इंटरसेक्शंस, ये टेंडिनस इंटरसेक्शंस के साथ स्ट्रैप लाइक हमारी रेक्टस एब्डोमिनस आ गई, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो जो इंटरसेक्शंस होती हैं ये मसल्स में वो जगह होती हैं जो थोड़ी स्टिफ होती हैं, जो ज़्यादा मूवमेंट शो नहीं करती हैं, ठीक है, बट इट्स रियली लॉन्ग मसल, ठीक है। फिर फ्यूजी फॉर्म में आप आ जाओ तो बाइसेप्स ब्रेकाई हमने दिखा रखा है, और डाइजेस्ट्रिक, ठीक है। तो ये आपकी मसल्स हो गई जिसमें पैरेलल फेसिकुलाई का अरेंजमेंट है, पैरेलल, ठीक है। तो अब द सेकेंड वन इज द ओब्लीक फेसिकुलाई, मोर पावरफुल बट रेंज ऑफ मूवमेंट इज रिड्यूस्ड। पावरफुल तो बहुत होती हैं ये, लेकिन रेंज ऑफ मूवमेंट थोड़ा सा कम हो जाता है। एग्जाम्पल्स इसके दिखा दिए गए हैं, ट्रायंगुलर, यूनिपेनेट, फिर बाईपेनेट, फिर मल्टीपेनेट और सर्कमपेनेट। और इसके एग्जाम्पल ट्रायंगुलर का टेम्पोरालिस एडक्टर लॉन्गस, देखो टेम्पोरालिस यहाँ पे दिखाया गया, ये ट्रायंगुलर थोड़ा शेप दे रहा है। फिर एडक्टर लॉन्गस, ये वाला मसल, ये ठीक है ट्रायंगुलर शेप दे रहा है थोड़ा सा। फिर यूनिपेनेट का फ्लेक्सर पोलाइसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पाल्मर डिजिटोरियम, और ये देखो यूनिपेनेट का पामल इंटरोसाई दिया है, यहाँ पर एक बेली दिख रही है इसमें, तो यूनिपेनेट नाम दे दिया।
फिर बाइपेनेट में रेक्टस फीमोरस, डॉर्सल इंट्रोसाई। देखो यहाँ पे डॉर्सल इंट्रोसस दिखाया है, इसमें डबल बेली आ गई तो इसे बाइपेनेट बोल दिया, तो बहुत ईजी टू लर्न है ये। फिर मल्टीवेनेट में सबस्कैपुलरिस, ये देख लो आप, इसमें कितने सारे हैं। फिर डेल्टॉइड है। फिर सर्कमपेनेट में टिबियालिस एंटीरियर, ये देखो टिबियालिस एंटीरियर, तो ये आपके ओब्लीक फेसिकुलाई हो गए। यहाँ पर ओब्लीकली अरेंज्ड फेसिकुलाई होंगे तो इन्हें ओब्लीक बोल दिया। फिर थर्ड वन जो है आपका स्पाइरल, यहाँ पर स्पाइरली अरेंज होंगे। फाउंड इन ट्रेपीजियस, पेक्टोरालिस मेजर, लेटिसाइमस डॉर्साई हैव स्पाइरल और ट्विस्टेड फाइबर्स। ये देखो पेक्टोरालिस मेजर का दिखाया है, ये फाइबर जो है इन्हें ट्विस्ट कर दिया, ठीक है। मसल फाइबर्स जो है स्पाइरली ट्विस्टेड हो गए, तो इसको स्पाइरल में आ गया। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि कुछ मसल्स होते हैं जो कि दो मसल्स को क्रॉस करा जाता है एक दूसरे में, टू मसल्स आर बीइंग क्रॉस्ड, तो उन फेसिकुलाई को जब क्रॉस किया जाता है उन मसल्स को क्रूशिएट मसल्स बोला जाता है, जो कहाँ पाई जाती हैं, स्टर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड मसल में देखेंगे हम, और मैसेटर मसल में। ये हम वी विल सी दिस लेटर, ठीक है। नाउ वी कम टू द नर्व सप्लाई ऑफ skeletal muscles. So nerve supplying a muscle is called a motor nerve, which is made up of motor fibers 60% और सेंसरी फाइबर्स 40%। यानी ये जो मोटर नर्व है वो 60% तो मोटर फाइबर्स की बनी हुई है और 40% सेंसरी फाइबर्स की। नाउ दे हैव टॉक्ड अबाउट मसल स्पिंडल, जो कि मेड अप ऑफ लार्ज न्यूक्लियर बैक फाइबर्स एंड स्मॉल न्यूक्लियर चेन फाइबर्स। ये दो फाइबर से बने होते हैं, लार्ज और स्मॉल, जो कि न्यूक्लियर चेन फाइबर्स हैं, और न्यूक्लियर बैक फाइबर्स। फिर मोटर पॉइंट बता दिया इन्होंने। अ मोटर पॉइंट इज अ साइट वेयर द मोटर नर्व एंटर्स द मसल, जहाँ पे नर्व एंटर करेगी उस पॉइंट को मोटर पॉइंट बोला है। मोटर यूनिट इज ऑल्सो नोन एज मायोन, a single motor neuron together with muscle fibers। एक मोटर न्यूरॉन मसल फाइबर्स के साथ उस यूनिट को मोटर यूनिट बोल दिया और नेम क्या दे दिया है, मायोन दे दिया है। नाउ द कॉम्पोजिट और हाइब्रिड मसल सप्लाइड बाय टू डिफरेंट मोटर नर्व्स विद डिफरेंट रूट वैल्यूज। दो डिफरेंट नर्व से अगर मसल सप्लाई है उसे कॉम्पोजिट बोल दिया है। मतलब ये कुछ टर्म्स है सिर्फ, जैसे एग्जाम्पल एडिक्टर मैग्नस, तो ये कुछ टर्म्स है। फिर नर्व सप्लाई ऑफ स्मूथ मसल में, अकॉर्डिंग टू द नर्व सप्लाई ऑफ स्मूथ मसल्स के बारे में, दीज आर क्लासिफाइड इनटू सिंगल यूनिट टाइप और मल्टी यूनिट टाइप। सिंगल यूनिट टाइप आपको इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगी। द नर्व इम्पल्स रीचेस वन मसल एंड इज ट्रांसमिटेड टू अदर सेल्स बाय द मैकेनिकल पुल थ्रू द फ्यूज सेल मेम्ब्रेन। द नर्व सप्लाई इज पास। मतलब बेसिक से मैंने यहाँ पे ये बना दिया कि एक नर्व सप्लाई ने एक मसल को सिर्फ मैसेज दिया, वो सब में फैल गया और फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है। वेयर एज इन मल्टी यूनिट टाइप विच इज सीन इन द मसल्स ऑफ डक्टस डिफरेंस, ईच मसल सेल रिसीव्स अ सेपरेट नर्व फाइबर, द कॉन्ट्रैक्शन इज साइमल्टेनियस, द नर्व सप्लाई इज रिच। नर्व सप्लाई बहुत ज़्यादा रिच है, हर मसल का फाइबर का अलग अलग नर्व सप्लाई है, तो इसमें बहुत जल्दी वाला एकदम साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये बस इन्होंने मल्टी यूनिट टाइप और ये सिंगल यूनिट टाइप बता दिया है, ओके। नाउ द एक्शन ऑफ मसल्स व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी इट शॉर्टन्स बाय 1/3 30% ऑफ दिस वैली। ये मान लो आपकी बैली है तो ये छोटी हो जाएगी, ठीक है, ये मतलब 30% तक आपकी ये मान लो ये बैली है, ये इतनी बड़ी है। लेट मी जस्ट डू दिस। तो ये जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये इतनी 30% से डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, बस इतना बोला गया है। रेंज ऑफ मूवमेंट डिसाइड करेगा लेंथ ऑफ फाइबर्स और पावर विच इज ऑलवेज नंबर ऑफ फाइबर्स, ठीक है। तो ये आपका नंबर ऑफ फाइबर जो है वो पावर डिसाइड करेगा और रेंज कौन डिसाइड करेगा। सो when the length of muscle may decrease, अगर contraction के टाइम डिक्रीज हुई तो that is isotonic contraction, and whereas जब मसल की लेंथ अनचेंज रहेगी तो that is isometric contraction, ठीक है, जब अनचेंज रहेगी। मसल ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, प्राइम मूवर्स होते हैं, एंटेगनिस्ट होते हैं, सिनर्जिस्ट्स होते हैं, फिक्सेटर्स, ये अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, ठीक है। मसल के कुछ ग्रुप्स होते हैं, इसको हम वील डिस्क्राइब इट लेटर, जस्ट यू हैव टू लर्न के प्राइम मूवर्स, एंटेगनिस्ट, फिक्सेटर्स और सिनर्जिस्ट्स। नाउ द लास्ट टॉपिक विच इज़ द क्लिनिकल एनाटमी।
क्लिनिकल एनाटमी पे आ जाओ. दिस फर्स्ट थिंग इज पैरालिसिस, जो कि वी ऑल आर अवेयर अबाउट कि दिस इज द लॉस ऑफ मोटर पावर विच इज द इनेबिलिटी ऑफ द मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट ईदर बाय डैमेज टू द मोटर न्यूरल पाथवेज और बाय इनहेरेंट डिजीज. या तो मोटर न्यूरल पाथवे में कुछ डैमेज हो गया, नर्व डैमेज हो गई, कुछ भी हुआ, या फिर ये इनहेरेंट डिजीज ऑफ मसल्स का, जिसको मायोपैथी भी बोला जाता है, इनहेरिटेड है. या तो फिर डैमेज टू द अपर मोटर न्यूरॉन, अगर ऊपर वाले मोटर न्यूरॉन का अपर मोटर न्यूरॉन में डैमेज है, दैट इज द स्पास्टिक पैरालिसिस, जिनमें एग्जैजुरेटेड टेंडन जर्क्स आएंगे. इसमें क्या होगा? एग्जैजुरेटेड टेंडन जर्क्स, जल्दी जल्दी वाला जो होगा. ठीक है, जब अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज होगा ये तब होगा. जब लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज होगा तो दैट विल बी फ्लैसिड पैरालिसिस. ठीक है, इसमें विद लॉस ऑफ टेंडन जर्क्स, इसमें टेंडन जर्क्स बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है, दैट इज़ फ्लैसिड पैरालिसिस. नाउ द मस्कुलर स्पाज्म विच इज़ कॉज्ड बाय मसल पुल, दिस इज़ वेरी पेनफुल. मसल पुल होता है खुद ब खुद एंड उसको मस्कुलर स्पैज्म बोल दिया है. जनरलाइज मसल स्पैज्म अकर इन टेटनस एंड एपिलेप्सी. एपिलेप्सी और टेटनस में ये ज़्यादा कॉमन है. नाउ डिसयूज एट्रोफी एंड हाइपर एट्रोफी, एक्सेसिव यूज़ और ये नो यूज़. यानी कि डिसयूज एट्रोफी जब ज़्यादा हम मतलब ज़्यादा वॉक नहीं कर रहे हैं, मतलब बैठे ही हुए हैं, मतलब ज़्यादा बिल्कुल मसल का कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, तो डिसयूज एट्रोफी हो जाता है. और ज़्यादा ही कर रहे हैं, एग्जैजरेटेड यूज़ ऑफ मसल्स हो गया, तो हाइपरट्रॉफी हो जाएगा. ना हाइपरप्लेशिया, मतलब ये कुछ टर्म्स हैं अलॉन्ग विद द डिजीजेस. ठीक है, तो हाइपरप्लेशिया इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स, इंक्रीज हो जाएंगे स्मूथ मसल फाइबर्स, और ये यूजुअली होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन द यूट्रस. ठीक है, तो हाइपरप्लेशिया. नाउ द माइस्थीनिया ग्रेविस हमने पढ़ा था ये अपने 11th-12th में भी, कि दिस इज़ एन ऑटो इम्यून कंडीशन. एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस दैट बाइंड टू द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंड ब्लॉक्स इट. एसिटाइलिन कोलिन का एक रिसेप्टर होगा, तो उसे इसने ब्लॉक कर दिया एंटीबॉडीज़ ने. एंटीबॉडीज़ बन गई खुद ब खुद, उन्होंने एसिटाइलिन को रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया. फिर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन टू मसल फाइबर्स इज ब्लॉक्ड. अब यहाँ पर नर्व इम्पल्स होना था तो वही ब्लॉक हो गया, तो क्या होगा? मसल वीकनेस हो जाएगी. ठीक है, तो दिस इज माइस्थीनिया ग्रेविस. इट इज ऑल्सो वेरी पेनफुल कंडीशन. नाउ द पॉलीमाइसाइटिस, इट इज़ द आइटिस दिख गया हमें तो हम समझ गए इन्फ्लेमेशन का कुछ है. तो इन्फ्लेमेशन ऑफ मसल फाइबर्स, WBC जो है वो इन्वेट कर देगी मसल को एकदम अच्छे तरीके से और ख़त्म, मतलब डैमेज करेगी उसे, जिससे सीवियर वीकनेस हो जाएगी. ठीक है, दिस इज पॉलीमाइसाइटिस. नाउ फाइब्रिलेशन, abnormal contraction of cardiac muscles, cardiac chambers do not contract as whole. कभी कोई साइड कॉन्ट्रैक्ट, कभी कोई साइड, कभी कोई साइड, तो ऐसे करके ये बहुत ज़्यादा अनरेगुलेटेड कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसे फाइब्रिलेशन बोला है. abnormal contraction of AV node से क्या होगा? अनकोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया होगा. इस चीज़ को पूरे को बोला गया है एट्रियल फाइब्रिलेशन. फिर वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन में क्या होगा? वेरी रैपिड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स. इनमें वेंट्रिकल्स का डिसऑर्गेनाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो उसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोल दिया. Now this one is angina pectoris. It's a chest pain due to temporary ischemia of cardiac muscle. Ischemia means के lack of oxygen या blood supply. ठीक है, उसके कारण क्या होगा? चेस्ट पेन होगा, टेम्पररी चेस्ट पेन. किस चीज़ के वजह से? इश्चीमिया ऑफ कार्डियक मसल. नाउ मायोकार्डियल इश्चीमिया, persistent ischemia due to blockage of more than one arteries results in necrosis of cardiac muscle. necrosis मतलब death of cardiac muscle. क्या होगा? ज़्यादा इश्चीमिया होगा, यानी नो ब्लड सप्लाई एट ऑल, नो ऑक्सीजन एट ऑल. किस वजह से ब्लॉक हो जाएगा? क्योंकि एक से ज़्यादा आर्टरीज ब्लॉक हुई, इसकी वजह से इश्चीमिया हुआ, उसकी वजह से नेक्रोसिस हो गया कार्डियक मसल का, यानी डेथ हो गई. तो इस चीज़ को मायोकार्डियल इश्चीमिया बोला है. तो ये हमारा मसल कितनी जल्दी मतलब ख़त्म हो गया. तो ये सब कंसाइज नोट्स थे एंड आई होप कि इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. एंड इफ़ यू लाइक्ड इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल and support us, and thank you so much for watching. And please tell in the comments that which topic should I bring next to you all. And कोई भी अगर आपको परेशानी है कुछ भी, if I am not good enough, तो प्लीज़ आप
कुछ भी कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि हाउ शुड आई इम्प्रूव, व्हाट शुड आई इंक्लूड इन माय वीडियोस टू मेक इट लुक बेटर या कुछ भी. तो प्लीज़ आई वांट योर सजेशंस एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच. बाय बाय.